नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ की ये ख़ास चर्चा। ख़ास चर्चा इसलिए है क्योंकि आज बिहार में चुनावी बिगुल बज गया है और वो इसलिए क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 2 चरण में चुनाव का ऐलान किया है। पहले चरण में चुनाव 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण का चुनाव जो मतदान होगा वो होगा 6 नवंबर को और दूसरे चरण का जो मतदान होगा, पोलिंग होगी, वो होगा 11 नवंबर को और दोनों ही चरणों की जो मतगणना है, वोटों की गिनती है, वो 14 नवंबर को होगी। ऐसा ऐलान आज मुख्य चुनाव आयोग ने किया। इस चुनाव की घोषणा, तारीखों की घोषणा और आज ही क्यों किया गया ऐलान, ये ऐलान कल भी हो सकता था, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संपादक उत्तम सेन गुप्ता और दूसरे वरिष्ठ संपादक नागेंद्र जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम सेन गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। एक सवाल उठ रहा है और शायद ये मुझे जहाँ तक याद आता है पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने उसी राज्य की राजधानी में किया है। अमूमन ये ऐलान दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय में होता रहा है। इसको लेकर भी कई किस्म की चर्चाएं हैं। पहला सवाल मैं उत्तम जी से पूछना चाहता हूं इस विषय पर कि ये सवाल चुनाव की घोषणाओं का ऐलान चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि ये ऐलान आज क्यों हुआ। कल भी हो सकता था क्योंकि कल भी चुनाव आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके साथ वो ये जोड़ रहे हैं कि आज दोपहर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। क्या उसका इंतजार हो रहा था? इस प्रतिक्रिया को विपक्ष की और इस घोषणा को कैसे देखते हैं उत्तम जी? देखिए, चुनाव आयोग सरकार के कहने के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सलाह मशवरा करके वो चुनाव की डेट तय करती है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये बराबर चुनाव में ऐसा होता रहा है। और इस बार खास करके चुनाव में ये हो रहा है कि जब पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को है, तो फिर उनको आज ही अनाउंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको लेके सवाल उठ रहा है। उस पे 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि भई कल सुप्रीम कोर्ट में शायद सुनवाई होगी। वो एसआईआर को चैलेंज देते हुए जो पिटिशन्स पड़े हुए थे, उसकी सुनवाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो एक सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई जब तक उसका सुनवाई खत्म नहीं होता है, तो क्यों चुनाव आयोग ने ये जोखिम उठाया और क्यों उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया? क्योंकि अनाउंस करने का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी और वो शायद हियरिंग जो है वो इनकन्क्लूसिव रह जाएगा और चुनाव के बाद वो लोग फिर हो सकता है कि उसको लेके विचार करें। हाँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई जैसा आपने कहा कि भाई कल भी ये घोषणा हो सकती थी वहाँ पे पटने में जब चुनाव आयोग 24 घंटा पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस समय भी इसकी घोषणा हो सकती थी क्योंकि जाहिर है कि ये सारी तैयारियां पहले से हो चुकी थी और ये कैसे चरण होगा, कब नोटिफिकेशन होगा, कब पोलिंग होगा, ये इसके पहले ही तय था और इन्होंने औपचारिक घोषणा जो है आज किया। तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी और कल क्यों नहीं किया? तो जैसा कि आपने कहा कि आज नीतीश कुमार जी ने मेट्रो ट्रेन का वो उद्घाटन किया और मेट्रो ट्रेन में उन्होंने सफ़र किया और वो उनके चुनावी प्लान में जो है एक चुनावी मुद्दा वो बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं। तो एक तो वो कारण है और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि घुसपैठिए और दूसरे जो सवाल उठ रहे हैं आधार को लेके और बाकी सारे सवालों को लेके, तो उन सवालों का जवाब नहीं देना पड़े और वो सवाल जो है नहीं उठे, तो ये भी चुनाव आयोग के सामने एक कंसिडरेशन रहा होगा कि जितना जल्दी हो सके हम चुनाव की घोषणा कर दें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अभी भी जिनको आपत्ति है और जो चुनाव का जो मतदाता की सूची है,
उसमें सुधार चाहते हैं तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जो है वो अभी भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो अब 6 तारीख को चुनाव है और आपत्ति दर्ज करने का टाइम जो है शायद 10 अक्टूबर को है, मैंने 10 अक्टूबर को है, आज 6 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को प्रथम चरण के लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं क्योंकि 17 तारीख शायद नॉमिनेशन का डेट है। 18 हाँ, हाँ, तो 10 दिन पहले अगर करना है तो अगले 4 दिन के अंदर जो है आपको करना है, आपत्ति दर्ज करनी है और ये 4 दिन जो है वो काफ़ी नहीं है वो राजनीतिक दलों के लिए या किसी भी मतदाता के लिए ये शायद संभव है नहीं वहाँ पे। तो ये भी एक कारण रहा होगा कि ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाए क्योंकि चुनाव का जो मतदाता सूची है उसमें अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, ये हमें पता है और इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार बिहार से आ रही हैं कि भाई उसमें खामियां हैं, उसमें जो मृत हैं वो भी लिस्ट में हैं, जो मृत नहीं हैं और उनको लिस्ट से हटा दिया गया है वहाँ पे वगैरह वगैरह तरह तरह की शिकायतें वो आ रही हैं। और कल जब चुनाव आयुक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे तो उस समय भी एक पत्रकार ने ये उठाया कि भाई एक गांव में जो है जो पूरी तरीके से हिंदू बस्ती है, हिंदू गांव है, उसमें 100 मुसलमानों का नाम जो है उसमें डाला गया था ड्राफ्ट लिस्ट में और वहाँ आपत्ति करने के बावजूद वो फाइनल लिस्ट में वो नाम अभी भी मौजूद है। और चुनाव आयुक्त का यही कहना था कि भाई इसमें जो है आपत्ति की जा सकती है और आपत्ति करने से इसमें सुधार भी हो सकता है वहाँ पे। हाँ, वो चुनाव आयोग के पास मतलब लगभग रेडीमेड जवाब है हर सवाल का। तो मुझे लगता है कि ये सारे कारणों के चलते जो है आज चुनाव की घोषणा वो पहले से तय किए हुए थे और उस मैंने पहले से प्लान किया हुआ था और आज जो है उन्होंने घोषणा कर दी। अच्छा, इसमें क्या है कि पूर्व के चुनाव में हमने देखा है बिहार जैसे राज्य में हमेशा 3 चरण, 4 चरण, एक आध बार 5 चरण में भी चुनाव हुए हैं और शायद 80s में कभी शायद ऐसा मौका था जब 2 चरण में चुनाव हुए थे। ऐसा मैं जब चेक कर रहा था कि 2 चरण में कब चुनाव हुआ आखिरी बार, तो शायद 85 में 1985 में शायद 2 चरण में चुनाव हुआ था बिहार में। उसके बाद ये पहला मौका जब 2 चरण में चुनाव हो रहा। यहाँ पर जो 2 चरण की जो सीटों का बंटवारा है 121 और 122, जो पहले चरण की चुनाव जो चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया जिन सीटों का, उनमें मैं सीटों की तो नहीं, चूंकि लंबी संख्या है, मैं जिलों की बात करता हूँ नागेंद्र जी। जिन जिलों को शामिल किया है पहले चरण की वोटिंग के लिए, उसमें है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, आपका ये पटना, नालंदा, यानी बीच का हिस्सा जो हम मैप पर भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, जो ये येलो वाला, जो पीला वाला जो इलाका है, यहाँ पहले चरण में चुनाव होना है। और दूसरा चरण में चुनाव होना है उन इलाकों में जो सीमांचल माने जाते हैं, जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, बंगाल की सीमा से लगे हैं और झारखंड की सीमा से लगे, और 1-2 जिले उससे लगे हैं, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया आदि आदि। इस सीटों के बंटवारे में चरण वाइज, मतलब फेज वाइज, इसमें कुछ आप देखते हैं नागेंद्र जी? देखिए, मैं चुनाव आयोग के इस डिजाइन को, ये मेरे लिए नया नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो मान के चल रहा था कि चुनाव आयोग 2 फेज में चुनाव कराएगा और पहले फेज का चुनाव जो होगा उन इलाकों में होगा जो भाजपा के फेवरेबल इलाके हैं, एनडीए के फेवरेबल इलाके हैं, खासतौर से भाजपा के। तो मुझे अभी मेरे सामने वो लिस्ट तो नहीं है पूरी पिछले नतीजों की, अगर 2 नतीजे देखे जाएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो नाम आपने गिनाए हैं और जो मैं अभी सामने अपने देख पा रहा हूँ, अभी मैंने अभी जस्ट देखा है, तो उसके हिसाब से तो ये पुष्ट होता है कि वो डिजाइन वही है कि भाजपा की कन्वीनियंट के हिसाब से फर्स्ट स्टेज को निपटाया जाए और सारी चिंता जो है फिर सेकंड फोर्थ में शिफ्ट कर दी जाए। ये चुनाव इस बार विपक्ष को एक नई रणनीति बनाने का मौका भी दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आज के जो चुनाव आयोग की जो निर्वाचन आज की जो चुनाव की घोषणा है, वो भी मुझे एक खास डिजाइन में दिखती है और ये भी अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग मान के चल रहे थे कि 4 या 5 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा ये,
और लेकिन एक अप्रेंशन दिमाग में था कि शायद निर्वाचन आयोग इस बात की चिंता करेगा कि क्षेत्र की चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और तब तक वो इस घोषणा को टालेगा। जैसा कि गौतम दादा कह रहे थे ना कि सुनवाई तक ये उम्मीद भी थी हम लोगों को, और ये कहीं ना कहीं लगता है इतनी नैतिकता होगी, लेकिन नैतिकता की बात करना बेमानी हो चुका है और ये बहुत आसानी से कल तक का इंतजार किया जा सकता था। लेकिन निर्वाचन आयोग ने वही काम किया है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के लिए अब कुछ उन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि ये मामला आगे के लिए चला गया और अब इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अब कोई मतलब मिलेगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि हम उसके बीच में आड़े नहीं आएंगे। हम दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि आज के अनाउंसमेंट को आज के पर्सपेक्टिव में खाली अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 1 दिन पहले घोषणा, 2-3 अहम सवालों के जवाब से फिर करने काट जाना। कि आज का पहला सवाल था जो उनसे सीधे पूछा गया था कि 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जो आंकड़े बढ़ जाते हैं इनकी गणित क्या है, और इन पर वो संतोषजनक जवाब तो बहुत दूर की बात है, वो गोलमोल करके निकल गए। दूसरा सवाल था घुसपैठी, जो कल भी हुआ था, घुसपैठियों का अलग सवाल। तो निर्वाचन आयोग जिस तरह से घुसपैठियों के सवाल पे जोर पे गोलमोल बातें कर रहा है, एक सबसे जरूरी जो सवाल एड्रेस करना था 5 बजे के बाद की जबरदस्त बम्पर पोलिंग का बढ़ जाना हिमाचल हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक जो हुआ, उसके आज तक कोई उदाहरण नहीं दे पाया, आज तक कोई सफाई नहीं दे पाया, आज तक कोई कन्विंस नहीं कर पाया, और आज तो उन्होंने बिल्कुल गोलमोल। तो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसके पहले जो उन्होंने की थी कुछ दिन पहले, उसमें वो जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज किया था, उस दिन भी वो राजनेता की तरह बात कर रहे थे, निर्वाचन आयुक्त की तरह बात नहीं कर रहे थे। और आज भी उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो निर्वाचन आयुक्त के जवाब नहीं थे। जो जहां उनको जवाब देना था वहां उन्होंने कहा कि ये तो जिलों के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहां तक बेलोच पे इन पे करके उन्होंने टाल दिया। इतना गैर जिम्मेदार बयान, इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बयान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हो सकता है, ये मेरी कल्पना से परे है। दूसरा तस्लीम साहब जो मैं कहना चाह रहा हूं कि चुनाव का जो पूरा डिजाइन है, अब आज की तारीख में मेरा मानना यह है कि वो वोट चोरी का अभियान हमारा जो है अपोजिशन का अभियान है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस चुनाव में विपक्ष की जिम्मेदारी खास तौर से ज्यादा बढ़ गई है। अब उसको अपना कुछ नए डिवाइसेस बना लेने होंगे। उसको सबसे पहले तो अपने बूथ लेवल जो इसके वॉलंटियर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना होगा। अब तो मुझे लग रहा है चुनाव आयोग का भरोसा नहीं रह गया है, तो 5 बजे बाद उसको वीडियोग्राफी भी करानी होगी कि नहीं भैया यहाँ पर 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी, ये बताना होगा। इस तरह का विजिलेंस डेवलप करना होगा। इस बार मेरा मानना है कि चुनाव विपक्ष की चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो अपने वोट डलवा पाए। विपक्ष की चुनौती ये भी है कि वोट सिर्फ वहीं जाए जहां वो डाले जा रहे थे। तो ये चुनाव कई मायनों में ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है और इसमें बाहरी ऑब्जर्वर्स की भी बहुत जरूरत है। मुख्यधारा मीडिया की मैं बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मीडिया को जिसे मैं मुख्यधारा अब मानने लगा हूं, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कम से कम इन चीजों पर नजर रखे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ और दो चरणों में चुनाव के बहुत नुकसान नहीं है, फायदे ही हैं। 2 चरणों में चुनाव होने से शुचिता की गुंजाइश ज्यादा बनती है और अपोजिशन को ज्यादा टाइम मिलेगा, वो ज्यादा एक्टिवेट कर पाएगा, उसमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें लगता है। एक आपने जो बात की कि विपक्ष के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन सकता है चुनाव, वो मुझे लगता है इस नाते भी उस बात को कह सकते हैं, क्योंकि दीपावली है, दीपावली के 6 दिन बाद छठ होता है। बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है उसको। एक चीज मैं जोड़ दूं यहाँ पर तस्लीम साहब कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की विपक्ष को अभी से ध्यान देने की ये होगी कि जो मैंने यूपी में देखा, जो मैंने बिहार में देखा, जो मैंने बाहर मध्य प्रदेश और तमाम जगहों से रिपोर्ट देखी, लखनऊ में तो मैंने बहुत करीब से देखा, यूपी में देखा, पोलिंग बूथ के बाहर की चुनाव की जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है और पोलिंग बूथ के अंदर जो लिस्ट होती है उसमें बड़ा फर्क होता है।
2022 के चुनाव में बड़े पैमाने पर सामने आया था। विपक्ष को सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर इस पर देना होगा, क्योंकि जो एसआईआर के बाद जो लिस्ट निकल के आई है ये बहुत डाइसी है। कल भी ये सामने आया कि 900, 700, 250 लोग आज भी एक एक घर में मौजूद हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा काम इस बार अपोजिशन को ये मिलान करना। वोटर लिस्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक आंकड़ा देना चाहता हूँ जो चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने बताया है, जैसे कि परंपरा रही है, वो बताता है कि कितने पुरुष वोटर हैं, कितने महिला वोटर हैं। इसमें एक आंकड़ा जो मेरे लिए ज्यादा दिलचस्पी का सबब बना, वो है चुनाव आयोग ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो नई वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट 30 तारीख को जारी हुई है, उसमें 14,01,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी जो पहली बार वोटर बने हैं, यानी 18 और 19 साल जिनकी उम्र है। यहाँ पर रोचक बात ये बनती है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की 7.42 लाख लगभग की, वो पहले ही 24 जून 2025 की स्थिति से कम है। उस तब 7.89 करोड़ वोटर थे। फाइनल वोटर लिस्ट जारी की उन्होंने 30 सितंबर को, जिसमें 7.42 करोड़ वोटर है। अब उसमें कह रहे हैं कि 14 लाख पहली बार वोटर बने हैं। कितने वोटर और कम कर दिए इन्होंने, कहाँ पर? तो ये एक सवाल बड़ा बना हुआ है। दूसरा जो इसका जिक्र आप कर रहे थे नागिन जी, कि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि एक ही घर में 500, 600, 1000 के करीब वोटर है। तो ये सवाल बने हुए हैं। लेकिन अब मैं इस चुनाव की घोषणा के राजनीतिक पहलू पर बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले चुनावों के कुछ आंकड़े देख रहा था उत्तम दा, जिसमें ये पता चल रहा था कि ओवर द ईयर, पिछले 20 साल का, 2 दशक का ही अगर देखें तो 2010 के चुनाव में आरजेडी का वोट और बीजेपी का वोट लगभग बराबर था, लेकिन बीजेपी की सीटें बहुत कम थी और आरजेडी की सीटें बहुत ज्यादा थी। अगले चुनाव में लगभग उतना ही था, लेकिन वो सीटें उनकी बढ़ गई बीजेपी की और आरजेडी की घट गई। तो इस तरीके से पिछले 20 साल में वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, आरजेडी का वोट शेयर 20% के आसपास इंटैक्ट है, कांग्रेस का वोटर ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है, जेडीयू ने किसी चुनाव में उसका वोट शेयर कम हुआ है, सीटें बढ़ी हैं, कहीं वो वोट शेयर इंटैक्ट रहा है, सीटें घटी। जैसे पिछला ही चुनाव था, वोट शेयर जेडीयू का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन सीटों में उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये जो गणित बनते हैं, वो पार्टनर किस गठबंधन का आप हिस्सा हैं उसका असर होता है, या आपकी अपनी एक जमीन तो है ही उसका होता है। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है उत्तम दा, इसमें बहुत सारा अंगणित शामिल है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो म्यूटेड है। आपने किया वही भाई साहब, आपने म्यूट कर दिया था जी। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि 14,000 नए वोटर्स हैं, तो आज के आंकड़े में 14 लाख, लेकिन 14,000 ऐसे लोग हैं जो 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं। यस, ये भी चुनाव आयुक्त ने जो है वो कहा है वहां पे कि 100 साल से ज्यादा है। दूसरी बात, आप लोग चरण की बात कर रहे थे, तो पिछले लोकसभा के चुनाव में बिहार में 8 चरणों में वोट लिया गया था, 8 चरणों, और 2020 में शायद 5 चरणों में पोलिंग हुई थी, राइट। लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ पे 288 सीट है, बिहार में 243 है और महाराष्ट्र में 288 है, तो वहाँ एक चरण में वोटिंग हुई। और तमिलनाडु में जहाँ पे 239 सीट है, लगभग बिहार के बराबर, वहाँ पे भी एक चरण में चुनाव हुआ, राइट। तो ये चरण कितने चरणों में होगा वहाँ पे और किसका फायदा देख के ये करती है, क्योंकि चुनाव आयोग का ऑफिशियली ये कहना है कि भाई हम सिक्योरिटी पर्सनल हमको मूव करना पड़ता है वहाँ पे, और त्योहार देखना पड़ता है वगैरह वगैरह, इसके लिए हम ये करते हैं। इस बार उनके सामने एक तर्क और रहेगा कि अभी जो है वहाँ पे बिहार में जो जिले हैं सीमांचल से जुड़ी हुई, खास करके बंगाल और नेपाल से जुड़ी हुई, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, कोसी में बाढ़ आया हुआ है।
तो वो ये भी एक तर्क दे सकता है कि भाई हम 2 चरणों में इसलिए कर रहे हैं और सेकंड में सीमांचल के क्षेत्रों को इसलिए हमने शामिल किया कि वहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है थोड़ा-सा संभलने का मौका मिले उनको। तो ये करने के बाद दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि भाई ये गणित जो है कि भाई वोट शेयर और सीट्स की बात आप कर रहे हैं, तो पिछले चुनाव में महागठबंधन और एनडीए इसके बीच में एब्सोल्यूट टर्म्स में 15,000 वोटों का अंतर था। डिफरेंस जी। ये 15,000 वोट जो है वो एनडीए को ज़्यादा मिली थी और 15,000 वोट कम मिला, इसलिए जो है महागठबंधन सरकार बनाने से रह गई। चूक गया। जी। 12,500 ही था। और वहाँ पे हाँ 12,500 है, कोई कहते हैं 15,000 है, लेकिन मुझे मोटा मोटी 15,000 मैं मान के मैं चल रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये 12,000 और 15,000 और सीट्स का डिफरेंस जो है वो विनिंग मार्जिन जो है वो 1,000, 1500, 1200, 2,000 यही डिफरेंस रहा है। हाँ। तो उसमें जब आप 69 लाख लोगों को मतदाता सूची से आप निकाल देते हैं और उसमें जो है गलतियों की गुंजाइश रह जाती है और ये मतदाता सूची जो है वो बिल्कुल शुद्ध माना नहीं जा सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक पहेली है जो हम लोगों को ये करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि भाई जो कास्ट के बारे में बिहार जाना जाता है और बिहार में ये माना जाता है कि जितनी भी वोटिंग होती है वो कास्ट लाइन पर होता है वहाँ पे। तो अब जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट्स, मैंने हिंदुस्तान के मायने में देखिए तो ये युवाओं की संख्या बिहार में काफ़ी है और इन युवाओं में एक आक्रोश भी है और ये युवा जो हैं वो पुराने तरीके से नहीं सोचते हैं और ये कास्ट और धर्म के बाहर उठ के भी सोचते हैं। ऐसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है वहाँ पे, खास करके सोशल मीडिया में। अब चुनाव में इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, चुनाव में क्या लोग इस पर उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, और राजनीतिक दल जो हैं वो भी अब कास्ट के बेसिस पर ही उम्मीदवार का चयन करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत सारा कुछ जो है वो डिपेंड करेगा कि भाई चुनाव का रिजल्ट क्या होता है उस पर। आखिरी बात ये मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो चरण 2 चरणों में हो रहा है, तो पहले चरण में उन सारे जगह शामिल हैं वहाँ पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, एनडीए को एक मजबूत जनाधार भी है, संगठन भी है। हाँ, और पहले चरण के बाद यही संगठन जो है वो दूसरे इलाकों में वो फैल जाएंगे और दूसरे इलाके में जो है मतदान करने के पहले वो फैल जाएंगे और उसमें एनडीए को वो मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का ये तर्क होगा कि हमने सारे कंटिग्यूअस एरिया को हमने लिया है। मध्य और दक्षिण बिहार के जिले जो हैं उसमें पहले चरण में हम करवा रहे हैं, बाकी सारे जिलों में हम बाद में करवा रहे हैं। तो इसमें तो इसमें मोटिव का तो कोई बहुत मतलब है नहीं, क्योंकि 4 दिन 5 दिन अंतर में आपका दूसरा चरण हो रहा है, तो इसमें किसको फायदा होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट है उस मायने। एक और इंटरेस्टिंग बात तो कही आपने, अभी एक शुद्धिकरण की बात की थी। मुख्य चुनाव आयोग जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब वो उन्होंने घोषणा करने से पहले, जैसा कि होता है लंबे लंबे भाषण देते हैं चुनाव आयोग, जब अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे और उन्होंने बताया कि इस बार टोटल 17 इनिशिएटिव्स लिए गए, नई चीजें इस चुनाव में देखने को मिलेगी। तो उसमें उन्होंने जब SIR का जिक्र किया तो उन्होंने उसके लिए शुद्धिकरण शब्द का ही इस्तेमाल किया कि बिहार में जो है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है और अब बिहार का ही जो मॉडल बना है वो अनुकरणीय, ये शब्द का इस्तेमाल क्या, अनुकरणीय होगा पूरे देश के लिए। तो वो उनकी शब्दावली भी बहुत रोचक थी। शुद्धिकरण शब्द को लेकर बहस तो छिड़ गई है और शुद्धिकरण का कास्ट से बहुत, कास्ट और ब्राह्मणिज्म जो है उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है और लोग उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये उनका जो है मानसिक स्थिति दिखाता है और वो कास्ट जो है प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं और ये जो है प्यूरिफिकेशन सही शब्द नहीं है।
तो इसके बारे में तो बहस चल रही है वहाँ पे और लोगों ने आपत्ति अपना दर्ज किया है वहाँ पे। बिल्कुल जी। नागेंद्र जी, चुनाव आयोग ने आज एक और बात बताई, हालांकि उसकी सूचना पहले से दे दी थी, कि इस बार बिहार में नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ाए गए, 90,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। और चुनाव आयोग का दावा है कि एवरेज उन्होंने कोशिश की है कि 1200 से ज्यादा वोटर किसी एक बूथ पर ना हो, जबकि बिहार के संदर्भ में उनका कहना है कि एवरेज वोटर पर पोलिंग स्टेशन जो है वो 818 के आसपास होंगे। ये जो 90,000 बूथ सेटअप किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक, इनमें करीब 14,000 जो है शहरी इलाकों में है और बाकी 76,000 के आसपास 70,000 बूथ जो है वो ग्रामीण इलाकों, जो कि बिहार की बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ाने से क्या आपको लगता है वोटिंग पैटर्न पे कोई फर्क पड़ता है? और नंबर ऑफ साथ ही वो बूथ पर वोटर की संख्या कम करने से क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, नंबर ऑफ बूथ बढ़ाने से अच्छा, मैं अच्छा कदम मानता हूँ, सहूलियत होगी इसमें, लेकिन नंबर ऑफ बूथ बढ़ाने का एक खेल और भी है जी। बूथ का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है, बूथ का को किस तरह आइडेंटिफाई किया गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब नए बूथ बनते हैं तो हमारे आवाज से उनकी दूरी बढ़ जाती है। अगर बूथ हमारी मतलब वोटर की सुविधा के लिए बढ़ाए जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन ये इस बार ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब हमारी दिक्कत ये है कि हम चुनाव आयोग के हर किए को शक संदेह से देखेंगे, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपने बार बार ये हमें अवसर दिया है कि हम हमारा भरोसा टूटा है। तो भरोसा जब टूटता है तो वो अस्थायी रूप से टूटता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छा कदम होने के बावजूद मुझे ये संदेह है कि वो कहीं पर बूथ और दूर न हो जाएं, जिनका बूथ 500 मीटर पे था वो 1.5 किलोमीटर पे ना हो जाए, ये सब भी देखने की जरूरत है। सिद्धांत रूप में अच्छी बात है, सिद्धांत रूप में अगर एक बूथ पे वोट कम हो गए, बूथ ज्यादा हो गए तो लोगों को सुविधा होगी। व्यवहारिकता में क्या है, ये एक अलग मामला है। दूसरा, जो अभी यूथ की जो बात हो रही थी तस्लीम साहब, 58% बिहार सबसे बड़ा, सबसे यूथ की डोमिनेंस वाला सबसे बड़ा राज्य, मतलब सबसे प्रमुख पहला राज्य हुआ है जहां इतनी बड़ी आबादी यूथ वोटर की है, मोर देन 56%, है ना। तो वो डिसाइसिव, और ये जो दादा कह रहे थे अभी कि वो उसका मूड मिजाज वो जाति से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस बार यूथ और विमेन दोनों डिसाइसिव हो गई। विमेन का शिफ्ट भी देखने में आ रहा है और यूथ का मिजाज भी खुल करके सामने आ रहा है। यूथ बार बार रोजगार की बात कर रहा है, बार बार अपने इश्यूज की बात कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि देखिए जाति टूटेगी या जाति टूट गई है, ये कहना या ये कल्पना करना भी आज की तारीख में अभी इतना व्यवहारिक नहीं है। जाति निर्णायक है राजनीतिक दलों के लिए भी, आवाम के लिए भी, क्योंकि हमारी पूरी ग्रूमिंग ही, पूरा सेटअप ही ऐसा है, तो उससे बाहर निकलना तो मुश्किल लगता है। इस बार मेरी नजर एक चीज पर और रहेगी, मतलब मैं आपके सवाल से आगे जाके थोड़ा मैं बात करूं कि मेरी नजर इस बात पर आज के बाद ये रहेगी कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग अवमानना की या पहली नोटिस किसे देता है और किस मुद्दे पर देता है। इस बार ये भी, क्योंकि देखिए कल मोदी जी ने घोषणाएं की। अभी आप जो कह रहे थे कि नीतीश जी को शायद नीतीश जी ने जल्दबाजी में किया, तो मैं इसको झूठ मानता हूँ कि मोदी जी को पता था चुनाव की घोषणा होने किस तारीख को होनी है, नीतीश जी को नहीं पता था। नीतीश जी को इल्हाम आज सुबह हुआ तो भाग के गए, वो मेट्रो को उद्घाटन कराए, वहां तैयारी भी नहीं थी, और वो भाग के उद्घाटन कराए। और अभी किसी को ये नहीं पता है कि मेट्रो कहाँ चलेगी, कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, कोई तैयारी नहीं है वहां पर। तो मंशा बहुत साफ है इसमें। मैं वो भी चीज पढ़ रहा हूँ इसमें तस्लीम साहब कि जो एनडीए, विद इन एनडीए
बीजेपी वर्सेज नीतीश का जो गेम चल रहा है, मैं वो भी पढ़ रहा हूँ इसमें। हालांकि अभी ये अवसर इस पर बात करने का नहीं है। अच्छा, बूथ के संदर्भ में मैं एक बात और करना चाहता था। पिछला नियम ये था कि बूथ एक पर्टिकुलर दूरी पर, बूथ जहां पर है, जहां पर मतदान हो रहा है, जो राजनीतिक दलों के, जो जिनको हम बिस्तर बोलते हैं आम भाषा में, जो लगते हैं वोटर की फैसिलिटी के लिए, हालांकि अनऑफिशियल होते हैं, क्योंकि ऑफिशियल तो चुनाव आयोग ही होता है, लेकिन वो वोटर को सुविधा देने के लिए कि भाई तुम्हारा कहाँ वोट है, किस लिस्ट में, वगैरह वगैरह बताने जो लगते हैं। पहले उसकी दूरी ज्यादा होती थी, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि उस दूरी को कम कर दिया गया है। अब पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर उनको वो अपना वो लगाने की इजाजत होगी। ये मेरे लिए एक थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी। नहीं, क्योंकि पहले जब नियम बना था कि वो इतनी दूरी पर रहेंगी, उसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि पोलिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, पोलिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, बस्ते की बात कर रहे हैं, ये बस्ते की बात कर रहे हैं। ना बस्ते की बात कर रहे हैं। पोलिंग एजेंट की बात नहीं होती। पोलिंग एजेंट तो वो होता है जिसको इजाजत होती है बूथ के अंदर जाने की। जो कैनवसिंग का बात कर रहे हैं कि कैनवसिंग 100 मीटर के बाहर कर सकते हैं। नो, कैनवसिंग नहीं। जब मतदान का दिन, पोलिंग डे होता है, पोलिंग डे पर पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपना टेबल चेयर लगाकर बैठते हैं, शामियाना लगा के, जहां पर वो वोटर लिस्ट होती है, और वोटर को फैसिलिटेट करने के लिए कि भाई तुम्हारा वोटर ही है। वो पहले शायद 500 मीटर थी उसकी दूरी, एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन वो अच्छी खासी दूरी पर था। और उसके पीछे तर्क ये था कि वो इसलिए किया गया कि वोटर जब बिल्कुल वोट देने अब जा ही रहा है, उसको इन्फ्लुएंस ना किया जाए। वो निष्पक्षता की तरफ उठाया हुआ एक कदम था। लेकिन आज चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस दूरी को घटाकर अब 100 मीटर कर दिया गया। यानी जो पोलिंग होता है, जहां वोटिंग हो रही है, उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर राजनीतिक दल के लोग बैठे होंगे। ये जो आप अभी नागेंद्र जी जिस ओर इशारा कर रहे थे कि अलग ही खेल देखते हैं बूथ के नंबर बढ़ाने में और कहाँ होगा बूथ, उत्तम दा, आप ये जो दूरी का जो खेल हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा जी नहीं, इसमें देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरी में अगर हम चले जाएं वहां पे और शक करना शुरू करें तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। जैसे बूथ का नंबर जो है, जो बढ़ा रहे हैं ये, तो उसमें मिसाल हमारे सामने ये आ रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों को 2 बूथों में बांट दिया गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर एक परिवार में 5 या 8 सदस्य जो है उसी बूथ पर सालों दर साल जो है वो चुनाव में वोट देते आए हैं, तो उनको अब अलग कर देना कि भाई 3 सदस्य जो है वो 1.5 किलोमीटर दूर जाके वोट देंगे और बाकी सदस्य पुराने वाले बूथ में डालेंगे, इसकी क्या लॉजिक है, ये तो समझ में नहीं आता। और 1-2 मिसाल हमें ऐसे मिले हैं वहाँ पे कि अल्पसंख्यक परिवार के लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और वो जिन लोगों को वो 1.5 किलोमीटर दूर में भेज दिया गया है, वो अभी से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि जहाँ पे हमारा बूथ है, नया बूथ है, वो बूथ जो है वो दूसरी पार्टी के या बहुसंख्यक लोगों का गढ़ है वहाँ पे हमें जाने में डर लगेगा। तो ये बात भी है। दूसरी बात है कि जो ये पोलिंग एजेंट्स को 500 मीटर से कम करके 100 मीटर में करने की बात है वहाँ पे, तो इसमें 2 पक्ष हो सकते हैं। मैं प्योरली गेस वर्क कर रहा हूँ कि 2 पक्ष हो सकता है। एक पक्ष ये हो सकता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी उस पोलिंग बूथ में, वहाँ पे उस सिक्योरिटी फोर्स के नज़र में आप रहिएगा 100 मीटर के दूर में, तो वो सिक्योरिटी फोर्स इंटरवीन कर सकती है, वो डरा भी सकती है, वो बचा भी सकती है, वो फेयर इलेक्शन इंश्योर भी कर सकती है या नहीं कर सकती है। दूसरा, वो लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा सीसीटीवी कैमरा जो है वो 100 मीटर का ये जो है वो पकड़ लेगा और वो भी हम कैप्चर करेंगे वहाँ पे। तो क्या मंशा है, ये तो चुनाव आयोग बता नहीं रहा कि क्यों, कम से कम मुझे नहीं पता कि भाई क्यों उन्होंने कहा है कि भाई 500 मीटर से 100 मीटर हो जाएगा और उससे किसको क्या फायदा होगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो उम्मीदवार हैं उनकी शिकायत थी कि उनका फोटो ईवीएम में ब्लैक एंड व्हाइट होता था और उसको अब कलर में कर दिया गया है।
हाँ, अब वो कर ये तो मुझे बहुत ही फ्रिवोलस और बहुत ही अजीब सा तर्क समझ में नहीं आता है कि भाई ये किस तरह का तर्क है कि भाई उम्मीदवार का फोटो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा कि कलर में होगा, और कलर में होने से लोग पहचान लेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट होने से नहीं पहचानेंगे वहाँ पे। मैंने ये किस तरह का तर्क है और इसके पीछे मैंने मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुछ पैसे एक खर्च और होंगे। इंटरेस्टिंग बात है उत्तम दा, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे माइनॉरिटी कम्युनिटी की, ये सवाल भी बहुत लोग अभी पिछले कुछ ही दिनों से ये सवाल उठना शुरू हो गया था बड़े पैमाने पर कि मुस्लिम महिलाएं जब वोट डालने जाती हैं तो वो बुर्का पहने होती हैं, कैसे पता चलेगा कि वो असली हैं। ये सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और उन्होंने कहा भी कि जो बुर्का पहने हुए महिलाएं होंगी उनकी अलग से जांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा, वो उनकी जांच करेंगे। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ठीक है बिल्कुल कि सही वोटर ही वोट डालने जाए, होना चाहिए, लेकिन इस चीज को सामने रखना से एक उसमें किस्म की, हाँ नहीं, उसमें तस्लीम साहब ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि पुलिस के लोग जो हैं वो बुर्का क्लैड जो मतदाता हैं उनको रोक रोक कर जो है वो बुर्का खुलवा रही थी। और ये सवाल उस समय भी उठा था कि भाई ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम चुनाव कर्मियों का है। हाँ, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अगर ये सुविधा हो कि महिला सुरक्षा कर्मी जो हैं उनकी जांच कर ले वहाँ पे, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि भाई ठीक है, आप मतदाता सूची से, आप आधार से या कोई भी आप एपिक कार्ड से आप मिला लीजिए, मैच कर लीजिए और मैच करके आप जाने दीजिए। आपत्ति इस बात की थी कि भाई पुलिस वाले रोक रहे थे और वो जो है वो 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूरी पर जो है वो रोक रहे थे और उनको भगा रहे थे कि भाई आपको नहीं जाना है। तो वो चुनाव आयोग रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, ये बड़ा सवाल है वहाँ पे। और वो किस तरह की व्यवस्था लेती है, वो एक देखने लायक होगा कि वो इस पर वो क्या व्यवस्था करती है। ये महिलाओं, बुर्का आज की क्लैड प्रेस महिलाओं को कॉन्फ्रेंस में वाली बात। हाँ हाँ प्लीज। जी 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 नवीन जी बोलिए। नहीं, मैं कर ये ये जो बुर्का वाला जो इशू था, ये देखिए पहले भी, कोई आज से हम लोग नहीं देख रहे हैं, पहले भी बूथ के अंदर महिला कोई न कोई होती थी और वहां किसी बुर्का क्लैड महिला को अपना बुर्का हटाने में आपत्ति नहीं होती थी। ये पिछले कुछ सालों का चलन है, जब बुर्का देख करके ही, यानी कपड़े देख करके पहचान करने लगे आप, और वहां पे आपके लोगों ने, पुलिस के लोगों ने रोकना शुरू कर दिया। ये अपने देखिए, कल इसका डिजाइन भी आप देखिए, कल बीजेपी के एक नेता ने संभवतः दिलीप जायसवाल ने या संजय जायसवाल ने कल चुनाव आयोग से मांग की है इस बात की कि खास तौर से सीमांचल के इलाके में मुसलमान महिलाओं की बुर्का पहन के आने वाली महिलाओं की, वोटर की बुर्का खोल के जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। कल ये डिमांड हुई है ये, और आज अगर वो एड्रेस कर रहे हैं इस बात को, तो ये बहुत आपत्तिजनक चीज है, ये है ना। ये इसे भाई, जबकि बूथ के अंदर ये पुरानी व्यवस्था, किसी को दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात मैं वो याद दिला दूं कि 2024 के इलेक्शन में लखनऊ में कुछ नए बूथ बने थे। वो बूथ ऐसे बने थे कि एक अपार्टमेंट के, यानी एक मोहल्ले के कुछ लोग, एक ही घर के कुछ लोग इस बूथ पर, इस पोलिंग सेंटर, एक्चुअली बूथ बदलने में दिक्कत नहीं है, एक ही पोलिंग सेंटर में 6 बूथ हो सकते हैं, 8 बूथ हो सकते हैं, तो बूथ बदलना एक अलग बात है। पोलिंग सेंटर बदल जा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। पोलिंग सेंटर जब बदलते हैं तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, और खतरा इस बात का है कि जिस तरह से पोलिंग बूथ बढ़ाए गए, पोलिंग बूथ जो कहा जा रहा है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो एक इलाके के लोग, एक मोहल्ले के लोग, या एक बस्ती के लोग, या एक अपार्टमेंट के लोग 3 जगह बटे हुए होंगे, और जाहिर सी बात है उसका असर पड़ेगा। तस्लीम साहब जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे मैं चर्चा चाहता था, वो ये कि अभी तक का जो कन्वेंशन है, नियम तो हम नहीं कहेंगे, कन्वेंशन रहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती, यानी मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती आमतौर पे ये होता रहा है और माना जाता रहा है कि वो असली वोटों की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कर ली जाती है, और उससे कोई रुझान भी उसको नहीं माना जाता है आमतौर पे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम से होने वाली वोटों की गिनती के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। क्या मतलब है इस बात का? अब एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, वो उन्होंने कहा इसका एक साफ ही तौर पे मतलब, सॉरी कि खत्म कर लीजिए आप। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के वोटों की गिनती के आखिरी 2 राउंड से पहले की जाएगी। अब चुनाव आयोग क्या कहने की कोशिश कर रहा है या क्या बता रहा है, या उसकी मंशा, तो खैर उस पर मंशा पर बात ही करना बेमानी हो गया। जी उत्तम। मुझे जहां तक मुझे जानकारी है कि पोस्टल बैलेट मैंने पहले मतगणना हो जाती है, उसकी गिनती हो जाती है, इसको लेकर किसी को कोई आपत्ति रही हो ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया हो कि भाई नहीं इसकी पहले गिनती नहीं होगी, ये जानकारी मुझे नहीं है। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग के लिए, ये समझ से परे है, नंबर 1। नंबर 2 है कि एक ही कारण हो सकता है मेरे समझ से अभी तक, हो सकता है कि और भी कुछ कारण हो। एक कारण ये हो सकता है कि अगर आप पोस्टल बैलेट में आप मैनिपुलेट करना चाहें कि भाई किस उम्मीदवार को या किसी दल को आप 50 एक्स्ट्रा वोट या 500 एक्स्ट्रा पोस्टल वोट आप गिन लें उसके फेवर में खाते हुए, तो ये अगर आपको करना है और ये अगर होता होगा वहाँ पे, तो फिर आप 3 राउंड के बाद या 5 राउंड के बाद या 18 राउंड के बाद अगर आप ये करते हैं, तो आपके सामने एक क्लियर एक आइडिया है, क्लियर टारगेट है कि भाई आपको पोस्टल बैलेट कितना गिनना है, किसके खाते में देना है, और ये मैनिपुलेशन का एक स्कोप जो है बनता है। ये एक एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आ रहा है वहाँ पे। मैं कहाँ तक ये सही है मैं नहीं कह सकता। ये दादा आप उसको डिफाइंड फॉर्म में कह रहे हैं। मैं तो सीधे ये कहना चाहूंगा कि ज्ञानेश कुमार जी की मंशा बहुत ईमानदार है। उन्होंने ईमानदारी से जाहिर कर दी है कि पहले नहीं बाद में नहीं, 2 मतलब राउंड के पहले इन बिटवीन उन्होंने मंशा जाहिर कर दी है कि हम इसी से बैलेंस करेंगे। हम तो इसको शुरू में लेते हैं, क्योंकि हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? तो मुझे लगता है कि मोटिव हम इम्प्यूट अगर नहीं भी करें वहाँ पे, कि भाई हम पहले से ही उनको गिल्टी करार नहीं भी करें, फिर भी ये सवाल तो उठता है कि भाई इससे किसको फायदा होगा, और मतदाता जो प्रोसेस है गणना का, काउंटिंग का, उसमें ये कैसे मदद करेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत साफ नहीं है। और क्यों ऐसा किया गया ये भी अभी तक तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये लोग खुद ही साफ करें, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, उम्मीद करें कि कुछ चीजें साफ होंगी। मैं आखिर में सिर्फ अपने दर्शकों के लिए फिर से एक रैप कर देना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने आज बिहार के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले फेज में 121 सीटों पर जिसमें 18 जिले शामिल हैं, और दूसरे फेज में 122 सीटों पर जिसमें 20 जिले शामिल हैं। और अभी की अगर हम स्थिति की बात करें, जो बिहार विधानसभा की जो दलगत स्थिति है, पार्टी वाइज पोजीशन है, उसमें सरकार है बीजेपी और जेडीयू के अगुवाई वाले एनडीए की, वो 131 सीटें उसके पास है, जिसमें 80 सीटें बीजेपी की हैं और जेडीयू की बहुत कम सीटें हैं, 45 सीटें हैं उनकी। बाकी और उसमें लोग शामिल हैं। महागठबंधन की कुल 112 सीटें हैं। एक कुल नहीं कहेंगे, उसमें एआईएमएम का भी एक वो है विधायक है। बाकी पिछले चुनाव में 70 सीटें आरजेडी की हैं, 19 सीटें कांग्रेस की और बाकी सीटें लेफ्ट फ्रंट की, जिसमें सीपीआई-एमएल की सीटें सब सर्वाधिक हैं। तो ये अभी तक की स्थिति। और पिछले चुनाव में जो वोट शेयर था, एनडीए को कुल 125 सीटें हाथ लगी थी और करीब 38% वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी और उनका भी वोट शेयर लगभग 38% था। जैसा कि आज की चर्चा की शुरुआत में उत्तम जी ने बताया कि वो
12,500 से 15,000 वोटों के बीच का अंतर था दोनों गठबंधनों के वोट के बीच में, जो उनको वोट हासिल हुआ था। अब 2 चरणों में चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव के नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है, जिसे देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। उस दिन चुनावी नतीजे हमें क्या तस्वीर दिखाएंगे, क्या तस्वीर नजर आएगी, वोटरों का रुझान क्या होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में कुछ नए दल भी बिहार में अपना मौजूदगी का एहसास कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा और ऐसी पार्टियां भी हैं जो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती रही हैं, वो बिहार में बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बात कि अभी तक ना तो एनडीए की तरफ से, क्योंकि दो बड़े अलायंसेस हैं, एनडीए और इंडिया को वहां बिहार में महागठबंधन कहा जाता है। महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही अभी तक मुख्य दलों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे के ऐलान के बाद क्या तस्वीर बनेगी, क्या राजनीतिक समीकरण नजर आएंगे, और चुनाव, जैसा कि कहा जाता है कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हम आने वाली 14 नवंबर को हमारे सामने तस्वीर होगी। इस दौरान हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, ऐसी ही चुनावी चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ और एक्सपर्ट्स भी, राजनीतिक विशेषज्ञ और टिप्पणीकार भी जुड़ेंगे। और तमाम अपडेट आप हमारे तीनों वेबसाइट पर देख सकते हैं, nationalheraldindia.com पर, navjivanindia.com पर और qaumiawaaz.com पर, जो कि उर्दू की वेबसाइट है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर अपने विचार इस चर्चा को लेकर जरूर व्यक्त करें। उत्तम सेन गुप्ता कोलकाता से, नागेंद्र जी लखनऊ से, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।